हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। लास्ट हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस किया था, जो कि हमने पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के अंदर हमारा 9th चैप्टर है। 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 9th चैप्टर था हमारा प्रोग्रेशंस, जिसके अंदर हम एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में बात की थी। आज बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट प्रोग्रेशन के बारे में, जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो बेसिकली ए सीक्वेंस लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी? एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स के बीच में आपका डिस्टेंस या फिर डिफरेंस कहूँ, वो क्या रहता था? हमेशा कांस्टेंट रहता था। यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस आपका क्या रहता था? कांस्टेंट। सेकंड और थर्ड का भी वही जो डिफरेंस था वो वही था जो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस था। थर्ड फोर्थ का अगर डिफरेंस लूँ तो वही डिफरेंस था जो सेकंड थर्ड का था या फर्स्ट सेकंड का था। ठीक है, यानी कि एपी कैसी सीक्वेंस थी? एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर द रेशियो ऑफ ए टर्म एंड टर्म प्रीसीडिंग टू इट, क्या होगा कि कोई भी टर्म है और उससे पहले वाली टर्म, किसी भी टर्म का उससे पहले वाली टर्म के साथ अगर रेशियो लेता हूं तो वो हमेशा फिक्स रहता है। ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है आपके पास। क्या है हमारे पास टॉपिक? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इट इज ए sequence in which the ratio of a term and term preceding to it is always fixed। ठीक है, यानी कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर रेशियो ऑफ ए टर्म एंड टर्म प्रीसीडिंग टू इट इज ऑलवेज फिक्स्ड रहे तो आपके पास क्या होगी? वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो भी आपका वो रेशियो है उस रेशियो को क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। ठीक है, इट इज ए सीक्वेंस। ठीक हो गया ये। नेक्स्ट हम क्या होगा? एंड द रेशियो एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो। कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। ठीक है, जनरली किससे डिनोट करते हैं? आर से। जनरली डिनोटेड बाय आर। ठीक है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं जनरली कॉमन रेशियो को। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म, जीपी की फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो जनरल टर्म आपके पास कैसे आएंगी? ठीक है, जीपी की हमेशा हर एक टर्म आपकी नॉन जीरो टर्म होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि हम जीपी कैसी सीक्वेंस ले रहे हैं कि जिसकी टर्म का रेशियो कांस्टेंट रहता हो। अगर किसी एक टर्म को मैं जीरो ले लूं तो उससे नेक्स्ट टर्म को जब उस टर्म से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो या तो सभी टर्म्स आपकी जीरो होंगी, ठीक है, तो जीपी कह सकते हैं, या फिर आपके पास क्या होने वाला है? सभी टर्म नॉन जीरो होंगी। या तो सभी टर्म जीरो होंगी या फिर सभी की सभी टर्म्स कैसी होंगी? नॉन जीरो होंगी। ठीक है, तो जीपी को हम बेसिकली नॉन जीरो टर्म्स की सीक्वेंस ही लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर कोई टर्म जीरो हो गई तो जीरो, अगर सभी टर्म जीरो होगी तो भी आपके पास 0/0 फॉर्म आएगी, आप वो रेशियो निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जीपी कैसी सीक्वेंस होती है? नॉन जीरो टर्म्स की एक सीक्वेंस होती है जिसके अंदर आपके पास क्या होगा? किसी भी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ अगर रेशियो लूं तो वो हमेशा क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है।
उस कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, इफ ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म अगर मान लेता हूं ए है, और ए कैसी होगी? हमेशा नॉन जीरो। ठीक है, ए क्या है? एक नॉन जीरो टर्म है किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो आने वाली जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे निकालेंगे? आर आपका क्या है? कॉमन रेशियो। अगर इस फर्स्ट टर्म को आर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या मिल जाएगी? सेकंड टर्म। ए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या होगी? ए आर। थर्ड टर्म क्या होगी? अब सेकंड टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। थर्ड टर्म को फिर आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी? फोर्थ टर्म, जो कि क्या होगी? ए आर क्यूब। अब यहां से अगर मैं देखूं इसको इससे डिवाइड करूं तो रेशियो क्या आ रहा है मेरे पास? आर। अगर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करूं तो रेशियो क्या आ रहा है मेरे पास? फिर से आर, क्योंकि ए आर स्क्वायर को जब ए आर से डिवाइड करूंगा तो आर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ए आर क्यूब को अगर ए आर स्क्वायर से डिवाइड करूं तो रेशियो क्या आएगा मेरे पास? आर। ठीक है, और ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या डेफिनेशन थी? कि किसी भी टर्म का उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ अगर रेशियो लूं तो वो हमेशा क्या रहना चाहिए? उस सीक्वेंस का फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, इसका इससे रेशियो ले रहा हूं वो भी आर आ रहा है, इसका और इसका रेशियो भी आर आ रहा है, और इसका और इसका रेशियो भी क्या आ रहा है? आर ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ऐसे ही जनरल टर्म अगर चलता जाऊं क्या आएगा फिर? ए आर रेज़ टू पावर 4, ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक जाएगी? ए आर रेज़ टू पावर n-1। अगर nth टर्म की बात करूं, फर्स्ट टर्म में क्या है? आर की पावर 0 है, सेकंड टर्म में क्या है? आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में क्या है? आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में क्या है? आर की पावर 3 है। ठीक है, इसलिए अगर ये आपकी nth टर्म है तो nth टर्म में आपके पास क्या है? आर की पावर कितनी होगी? n से एक कम, यानी कि n-1। ठीक है, तो अगर आपसे किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म पूछी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म आपकी a है, कॉमन रेशियो r है, तो nth टर्म आपके पास क्या होगी? यानी कि an nth टर्म ऑफ ए जीपी किसके इक्वल आने वाली है? आपकी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई जो कॉमन रेशियो है उसकी कितनी पावर होगी? n-1। ये आपके पास क्या होगी? nth टर्म ऑफ ए जीपी होगी। ठीक है, ये तो बिगिनिंग से होगी कि शुरू से आपकी n टर्म में काउंट करूं तो nth टर्म आपकी कौन सी होगी। ठीक है, अगर मैं लास्ट से देखूं, पीछे से, अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है कि ये आपकी l जो है वो लास्ट टर्म है, यहाँ से अगर मैं चलता जा रहा हूं तो लास्ट टर्म आपकी क्या है? इस जीपी की l है। ठीक है, तो पीछे से आपकी nth टर्म क्या होने वाली है वो देखते हैं। हमारे पास जीपी है, ये सीक्वेंस क्या दी हुई है? जीपी है, लास्ट टर्म क्या है? l है। इससे पहले वाली टर्म को अगर मैं x मान लूं तो मेरे पास क्या आएगा? l बाई एक्स करूंगा तो कॉमन रेशियो के इक्वल आना चाहिए। कॉमन रेशियो क्या है? r। तो l बाई एक्स किसके इक्वल होगा? r के इक्वल। ठीक है ना, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। l की वैल्यू तो दी हुई है, लास्ट टर्म बोल दिया है इन्होंने कि l आपकी लास्ट टर्म है और इसकी वैल्यू देगा आपको। कॉमन रेशियो की वैल्यू भी दी होगी, आपको क्या बताना है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट बतानी। तो पहले सेकंड टर्म देखते हैं कि लास्ट से क्या होने वाली। सेकंड टर्म मान ली मैंने x है, पीछे से जो सेकंड टर्म है वो क्या मान ली मैंने? x है। तो l बाई एक्स बेसिक इसका जो डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो लगा दी कि l बाई एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? कॉमन रेशियो के इक्वल होना चाहिए। कॉमन रेशियो हमारे पास क्या था? r था, तो l बाई एक्स किसके इक्वल हो गया? r के इक्वल। r को इधर ले गया, x को उधर ले गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से, उसे r बाई 1 लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x ऊपर चला गया, r आपका नीचे आ गया, यानी कि क्या हो गया कि l बाई r किसके इक्वल होगा? x ऊपर गया तो x बाई 1 के इक्वल। ठीक है, इसे x भी लिख सकता हूँ, तो x किसके इक्वल आ गया? l बाई r के इक्वल। अब मान लो कि इससे जो पहले वाली टर्म है x से, उसे मैंने y मान लिया, जो कि क्या है? आपकी पीछे से थर्ड टर्म है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी? अगर x को अब r से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? l को r से डिवाइड किया तो x आ गया उससे पहले वाली। ठीक है, अब x को अगर r से डिवाइड करूंगा तो x से पहले वाली आ जाएगी। ठीक है, तो अगर x को r से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? y, यानी कि y किसके इक्वल होगा? x बाई r के इक्वल। और x किसके इक्वल था? l बाई r के इक्वल, यानी कि l बाई r को r से डिवाइड करूंगा तो एक r और आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या आएगा? l बाई r स्क्वायर। ठीक है, y किसके इक्वल हो गया? l बाई r स्क्वायर के इक्वल। और y कौन सी टर्म है? पीछे से थर्ड टर्म है। ठीक है, तो क्या पैटर्न मिल रहा है आपको? अगर सेकंड टर्म ले रहा हूँ पीछे से
तो r की पावर 1 आ रही है। थर्ड टर्म ले रहा हूं तो r की पावर 2 आ रही है। फोर्थ टर्म लूंगा तो r की पावर क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर जनरल टर्म देखूं पीछे से nth टर्म, उसे अगर मैं tn डैश से डिनोट करूं कि ये आपकी इस जीपी की पीछे से nth टर्म है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी आपके पास, जो लास्ट टर्म है वो डिवाइड बाई एल, एल है ना लास्ट टर्म, एल डिवाइड बाई आपका क्या होगा, कॉमन रेशियो की कितनी पावर आएगी, अगर nth टर्म देख रहा हूं पीछे से तो कितनी पावर आएगी, n-1 पावर आएगी। ठीक है, तो ये था आपका व्हाट इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसकी जनरल टर्म किस टाइप से होंगी, nth टर्म बिगिनिंग से क्या होगी, nth टर्म आपकी एंड से क्या होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। क्या बताना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एन टर्म्स का अगर सम निकालना है तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी होगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, आपको एक तो फर्स्ट टर्म का पता होना बहुत जरूरी, एक आपको कॉमन रेशियो का पता होना बहुत जरूरी। अगर इन दो चीज़ों का पता है और आपको n का पता है कि कितनी टर्म्स का सम आपको निकालना है, अगर इन तीन चीज़ों का पता है तो आप सम निकाल सकते हैं किसी भी जीपी की n टर्म्स का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम, अगर आपको a भी पता है और r भी पता है और n की वैल्यू भी पता है। ठीक है, मान लो आपको फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या दी हुई है, मान लो a दी हुई है, कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है, कॉमन रेशियो किसके इक्वल दिया हुआ है, r के इक्वल, और आपको n की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कि आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है। अगर फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो जनरल टर्म्स कैसी आएंगी जीपी के अंदर, जीपी आपके पास क्या होने वाली है, a होगा, a r होगा, a r स्क्वायर होगा, a r क्यूब होगा। हमें क्या करना है, इनका सम निकालना है, तो इनको ऐसे ही लिख लो। ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स किसके इक्वल होगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, कहाँ तक जाएगा ये, प्लस ए आर रेज टू पावर n-1 तक, क्योंकि nth टर्म क्या होती है आपके पास जीपी की, a r रेज टू पावर n-1। ठीक है, इन सब का सम करना है हमें। अगर r की वैल्यू, केस 1 क्या है आपके पास, इफ r इज इक्वल्स टू 1, अगर r की वैल्यू 1 है आपके पास तो ये क्या हो गया, a, r की जगह 1 रखूंगा तो ये भी a हो जाएगा, यहाँ 1 रखूंगा r की जगह तो भी a ही रहेगा, यहाँ पर भी a आ जाएगा। ये कितनी टर्म्स हैं टोटल, n टर्म्स, यानी कि a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस अप टू कहाँ तक, n टर्म्स। ठीक है, यानी कि n टाइम्स किसको ऐड करना है, a को ऐड करना है। तो फिर आपके पास इफ r इज इक्वल्स टू 1, देन इस सम को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या किससे डिनोट करते हैं, एसएन से। ठीक है, जिस तरह से एपी में डिनोट करते थे एसएन से, उसी तरह जीपी के लिए भी किससे डिनोट करेंगे, एसएन से। देन आपके पास एसएन किसके इक्वल होगा, अगर r की वैल्यू 1 है तो क्या होगा आपके पास, a को n टाइम्स ऐड करना है, इसका मतलब n टाइम्स a आएगा। अगर r इक्वल टू 1 है तो आपके पास सम क्या आने वाला है, n टाइम्स a। ठीक है, अगर r इज नॉट इक्वल टू 1 है, केस 2 आपके पास क्या है, इफ r इज नॉट इक्वल टू 1, अगर r इज नॉट इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्या होगा, r कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर r जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। और जीपी कैसी सीक्वेंस होती है, नॉन जीरो टर्म्स की सीक्वेंस। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 1 है तो नॉन जीरो भी होगा। ठीक है, और 1 वाला केस ले लिया, अब क्या ले लेते हैं कि आपका r क्या हो, नॉट इक्वल टू 1, नॉन जीरो तो है ही। ठीक है, r अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो ये आपके पास क्या है, एस एन किसके इक्वल है,
इसको Sn से ही लिख लो कि Sn हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू a इंटू आर रेज टू पावर n-1। अगर इसको इक्वेशन 1 नाम दूं तो इक्वेशन 1 को अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो क्या आएगा मेरे पास, r टाइम्स Sn किसके इक्वल आएगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, ए आर रेज टू पावर n। ठीक है, इसमें सब के अंदर r की एक एक पावर ऐड हो जाएगी। अगर r से मल्टीप्लाई करूँ इसको क्या होगा, इसके साथ r मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ r मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू आर की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर r की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी और यहाँ पर n हो जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन 1 को दोनों साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इक्वेशन मान लो कि इक्वेशन 2 आ गई मेरे पास। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2 है। अब क्या करूं, फर्स्ट में से अगर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है, Sn माइनस आर Sn, आर टाइम्स Sn। ठीक है, किसके इक्वल होगा, यहाँ क्या है, a है, यहाँ क्या a है, नहीं है, तो a आपका आ गया एज इट इज। यहाँ ए आर है, यहाँ भी ए आर है, ये क्या है, पॉजिटिव में है, और ये क्या है, आर एस एन नेगेटिव में। एस एन माइनस आर एस एन है ना, यानी कि इसमें से ये घटाना है इस साइड वाला। अब एस एन माइनस आर एस एन तो लेफ्ट हैंड साइड वाले तो लिख दिए, राइट हैंड साइड में क्या होगा, इन सभी टर्म्स में से ये टर्म्स घटानी है। ए तो इधर है, नहीं तो ए कैंसिल होगा, नहीं तो ए का ए रह गया। ए आर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ अगर माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, आपस में कैंसिल, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कैंसिल, ऐसे चलते जाएंगे। तो ए आर की पावर n-1 से इससे पहले वाली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, ए आर रेज टू पावर n-1। ठीक है, ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी यहाँ तक। लास्ट में एक टर्म क्या बचेगी, ए आर रेज टू पावर n, और कैसी होगी, माइनस की, क्योंकि इसे क्या किया है, माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि ए माइनस ए टाइम्स आर रेज टू पावर n। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, a माइनस ए टाइम्स आर रेज टू पावर n। ठीक है, a को कॉमन भी निकाल सकते हैं, अगर a को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस आर रेज टू पावर n, अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर रेज टू पावर n। यहाँ पर भी Sn को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो Sn को अगर कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस आर इंटू Sn, यही बचेगा ना। ठीक है, अब Sn चाहिए हमें, क्या चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी चाहिए, और वो क्या है, ये है Sn चाहिए ना। Sn को कैसे आएगा, जो ये 1 माइनस आर है, इसको अगर इस साइड ले जाऊं इक्वल के तो हमें क्या मिल जाएगा, Sn मिल जाएगा। तो 1 माइनस आर से या तो ये कहूँ कि दोनों साइड डिवाइड कर दिया, या फिर ये कह दूं कि 1 माइनस आर को इक्वल के दूसरी साइड लेकर चला गया मैं। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, Sn किसके इक्वल आ जाएगा, a टाइम्स ये क्या है, 1 माइनस आर रेज टू पावर n, 1 माइनस आर रेज टू पावर n। ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास क्या होगा, 1 माइनस आर। तो यही आपके पास क्या है, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का सम। ठीक है, आपसे अगर पूछा हुआ है कि फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, उसका सम बताना है, अगर आपको ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और एन की वैल्यू दी हुई है कि कितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो आप इस फार्मूले से सम निकाल सकते हो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट में से सेकंड को घटाया, अगर सेकंड में से फर्स्ट को घटाते तो आपके पास क्या जाता, r-1 टाइम Sn आता, वो किसके इक्वल आता, फिर इसमें से ये वाली चीज घट रही है। ठीक है, यानी कि ए आर से ए आर कैंसिल हो जाता, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर, इससे ये आपका क्या रह जाता, फिर a इंटू आर रेज टू पावर n पॉजिटिव होता, और a आपका ये क्या हो जाता, नेगेटिव। ये किसके इक्वल आ जाता, यानी कि a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस a, इनमें से a कॉमन आ जाता, यहाँ क्या हो जाता है, ये आर रेज टू पावर n-1। और जब इसको इसके नीचे लेकर आऊँगा क्या बनेगा मेरे पास, a टाइम्स आर रेज टू पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। ये किसके इक्वल होगा, Sn के इक्वल। या तो ये लिख लूँ a इंटू आर रेज टू पावर n-1 बाई r-1, या फिर ये लिख लूँ a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n बाई 1 माइनस आर। दोनों क्या हैं, सेम ही बात है। क्यों, क्योंकि इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ बाहर तो ये क्या बन जाएगा, आर रेज टू पावर n-1, नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल लूँ, ये क्या बन जाएगा, r-1, -1 से -1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा इसके अंदर, इससे भी ये किसके इक्वल हो जाएगा,
ए इंटू आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, जहाँ पर आपका क्या है आर नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्योंकि अगर आर इक्वल टू 1 हो तो इस फार्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा आर इक्वल टू 1 होते ही 0। ठीक है, लेकिन आर इक्वल टू 1 के लिए हमने अलग से केस किया था कि अगर आपका आर इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये रहा, इफ आर इक्वल टू 1 दो देन आपके पास एस एन किसके इक्वल होगा, एन टाइम्स ए के इक्वल, क्योंकि आर को 1 रखते ही हमारे पास क्या आने वाला है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने टाइम, एन टाइम्स। ठीक है, और जब इन दोनों को क्या करूंगा, इन दोनों को क्या कह रहा हूँ, आर को 1 पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा, ये इन एन टर्म्स को अगर मैं ऐड करूं तो सभी के सभी टर्म्स में क्या है, ए है, तो एन टाइम्स अगर ए को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, एन टाइम्स ए, यही आपका सम है। ठीक है, तो आर इक्वल टू 1 के लिए सम क्या होगा, एन टाइम्स ए, और आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास सम क्या होगा, ए टाइम्स 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, या फिर वो दूसरे वाला लिख सकते हो, ए टाइम्स आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, जो भी आपकी मर्जी हो वही लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। नेक्स्ट है हमारे पास जिस तरह से एपी के अंदर था कि अगर किसी एपी की हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं या कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं हर एक टर्म से, तो वो क्या रह जाती थी, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपके पास आती थी वो क्या होती थी, एपी ही होती थी। लेकिन इसके केस में क्या होगा, अगर जीपी की हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो आपकी वो जीपी नहीं रहेगी। अगर मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा तो आपकी जीपी ही रहेगी। ठीक है, अगर मान लो क्या है आपके पास, ये कोई भी जीपी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू कहाँ तक है, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1, ये कोई भी जीपी है आपके पास। ठीक है, अगर इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करूँ हर एक टर्म में, यानी कि क्या होगा, ए प्लस सी कोमा ए आर प्लस सी कोमा ए आर स्क्वायर प्लस सी अप टू कहाँ तक जाएगा, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 प्लस सी। क्या अब इनका रेशियो लूँ तो सेम आने वाला है, क्या मैं ए आर प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस सी करूँ और ए आर स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई ए आर प्लस सी करूँ तो क्या वो इक्वल आएगा, नहीं, ये इक्वल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी भी जीपी के अंदर कोई भी आप नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड करते हो, अगर सी जीरो है तो आपकी ये जीपी ही रहेगी, क्योंकि सी अगर जीरो हो गया तो ए आर स्क्वायर वही आपकी टर्म रहने वाली है जो पहले वाली थी। ठीक है, अगर कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस आने वाली है वो आपकी जीपी नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात करूं अगर मल्टीप्लाई करने की बात करूं कि अगर इसकी हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपके पास कोई भी जीपी दी हुई है, इसकी हर एक टर्म को अगर मैं किसी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, हमारे पास ए सी होगा, ए आर सी होगा, ए आर स्क्वायर सी होगा, ए आर क्यूब सी होगा, अप टू कहाँ तक जाएगा, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 इंटू सी। ठीक है, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट सी से मैंने हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब रेशियो देखते हैं, ए आर सी डिवाइड बाई ए सी, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, क्या आएगा आर। ठीक है, यहाँ पर क्या करूँ, नेक्स्ट क्या है, ए आर स्क्वायर सी डिवाइड बाई ए आर सी, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आर की एक पावर कैंसिल, आपके पास क्या आएगा, आर ही आएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी जीपी की हर एक टर्म को किसी सेम कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपका जो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो आपकी क्या रहने वाली है, जीपी ही रहने वाली। ठीक है, और उसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो आपका वही रहेगा जो आपकी ओरिजिनल जीपी का कॉमन रेशियो था। ठीक है, अगर डिवाइड करने की बात करूं, सी से अगर डिवाइड करूं मल्टीप्लाई करने की बजाय, अगर सी से डिवाइड कर दूं कि सी आ जाए यहाँ पर भी डिवाइड बाई सी आ जाए, यहाँ पर भी डिवाइड बाई सी आ जाए, यहाँ पर भी डिवाइड बाई सी आ जाए, और यहाँ पर भी क्या आ जाए, डिवाइड बाई सी। किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर जीपी की हर एक टर्म को डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास सीक्वेंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो भी वही, ये भी मल्टीप्लाई करने वाली बात है ना, कि अगर सी नॉन जीरो है तो 1 बाई सी से एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, सी से डिवाइड करूं या 1 बाई सी से मल्टीप्लाई करूं, और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या रह रहा था, जीपी आपकी जीपी में ही रह रही थी। ठीक है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस थी वो भी आपकी क्या रह रही थी,
जीपी ही रह रही थी, ठीक है। तो डिवाइड करूंगा तो भी आपकी क्या रहेगी, जीपी ही रहेगी, ठीक है। एक आपके पास रिजल्ट है, अगर ये आपकी जीपी है तो इसकी हर एक टर्म का अगर रेसिप्रोकल ले दूं तो वो भी आपकी क्या रहने वाली है, जीपी। यानी कि अगर 1/a लूं, 1/ar लूं, 1/ar² लूं, 1/ar³ लूं और ऐसे ही 1/ar⁻n−1 लूं, ठीक है। तो ये भी आपकी किस में रहेगी, जीपी में ही रहेगी, ठीक है। एपी में क्या होता था, अगर a+d, a+2d, a+3d इस टाइप से अगर ये एपी में है तो अगर हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दूं तो वो किसके अंदर हो जाते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हर एक टर्म को अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एपी के अंदर, ठीक है। लेकिन जीपी में आपके पास क्या होता है, अगर आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस जीपी है यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उसकी हर एक टर्म का अगर मैं रेसिप्रोकल लूं तो वो भी आपकी क्या रहने वाली है, जीपी ही रहने वाली, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही रहने वाली, ठीक है। एक आपके पास, अगर आपके पास दो जीपी दी हुई है, एपी में क्या था, अगर दो डिफरेंट एपी का सम करूं या डिफरेंस करूं तो आपके पास क्या रहने वाला था, वो एपी में ही रहते थे, ठीक है। जीपी के केस में कब जीपी में रहेंगे, अगर दो डिफरेंट जीपी हैं आपके पास तो दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर दूं कोरस्पोंडिंग टर्म्स को या फिर उनका रेशियो ले दूं, डिवाइड कर दूं, तो आपके पास क्या रहने वाला है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो क्या बनेगी, जीपी ही बनेगी, ठीक है। मान लो आपके पास दूसरी जीपी क्या है, बी है, बी आर डैश है, बी आर डैश का स्क्वायर है, बी आर डैश का क्यूब है, अप टू कहाँ तक है, बी आर डैश की पावर n-1, ठीक है। ये आपके पास कोई दूसरी जीपी है, ये आपके पास फर्स्ट जीपी है। अगर इसकी कोरस्पोंडिंग टर्म्स की अगर मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या रहेगा, आपके पास जीपी रहेगी, और कोरस्पोंडिंग टर्म्स को अगर डिवाइड कर दूं तो भी आपके पास क्या रहेगी, जीपी रहेगी। अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ए बी आर इंटू आर डैश, यहाँ पर क्या आएगा, ए बी आर स्क्वेयर आर डैश का स्क्वेयर अप टू कहाँ तक, ए बी आर रेज टू पावर n-1 इंटू आर डैश रेज टू पावर n-1, ठीक है। अगर जीपी की क्या पहचान है, किसी भी टर्म से उसकी प्रीसीडिंग टर्म, किसी भी टर्म को उसकी प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करूं तो आपका रेशियो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से इसको अगर इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसको अगर ए बी से डिवाइड करूंगा तो ए बी से ए बी कैंसिल, रेशियो क्या आएगा, आर आर डैश। इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा ए बी से फिर से ए बी कैंसिल होगा, और आर की पावर 2 है, आर डैश की पावर 2 है, यहाँ पर क्या है, आर की पावर 1 है, आर डैश की पावर भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों की एक एक पावर कैंसिल हो जाएंगी, इसका और इसका रेशियो भी आपके पास क्या आने वाला है, आर आर डैश। ऐसे ही इससे नेक्स्ट का और इसका रेशियो करूंगा तो वो भी क्या आएगा, आर आर डैश। यानी कि रेशियो आपके पास क्या रह रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या होने वाला है, ये जो टर्म्स आई हैं, ये जो सीक्वेंस बनी है हमारे पास, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद दो जीपीज को, तो ये भी कैसी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, ठीक है। ऐसे ही अगर डिवाइड करूं तो भी आपके पास क्या रहने वाला है, जीपी में ही आएगी। यानी कि ए बाई बी, ए आर बाई बी आर डैश, ए आर स्क्वेयर डिवाइड बाई बी आर डैश स्क्वेयर अप टू ए आर रेज टू पावर n-1 डिवाइड बाई बी आर डैश रेज टू पावर n-1, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से दो जीपीज की कोरस्पोंडिंग टर्म्स को अगर डिवाइड कर देता हूँ, उनका रेशियो ले देता हूँ, तो जो रिजल्टिंग आपकी सीक्वेंस बन के आएगी वो भी आपकी क्या होने वाली है, जीपी ही होने वाली है। कैसे होगी, इसको अगर इससे डिवाइड करूँ क्या आएगा, ए आर डिवाइड बाई बी आर डैश, और इसको ए बी से डिवाइड करूँ या फिर कह दूँ कि बी ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक ही बात है ना, ए बी से डिवाइड करना या बी ए से मल्टीप्लाई करना एक ही बात होगी, ठीक है। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, कॉमन रेशियो क्या आएगा आपके पास, आर बाई आर डैश। इसके अंदर देखो, अगर ए आर स्क्वेयर डिवाइड बाई बी आर डैश स्क्वेयर, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई किससे करना होगा, बी आर डैश डिवाइड बाई बी ओ ए आर से, बी आर डैश डिवाइड बाई ए आर से। अब क्या होगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, यहाँ पर आर डैश की 1 पावर है, यहाँ पर आर डैश की 2 पावर है, एक पावर कैंसिल, यहाँ पर आर की 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, एक पावर कैंसिल। यानी कि क्या होगा, ऊपर आर बचेगा, नीचे क्या बचेगा, आर डैश। यही रेशियो इसके अंदर आया है, यही पहले वाले के अंदर आया था। इसका मतलब आपके पास
जो प्रोग्रेशन बन के आई है, नेक्स्ट जो सीक्वेंस आई है डिवाइड करने के बाद, वो भी कैसी है आपके पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। ठीक है, तो ये थे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज किन्हीं भी जीपीज के आपस में क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, एक है आपके पास, अगर ये आपके पास कोई भी जीपी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू कहाँ तक है, ए आर रेज़ टू पावर एन माइनस वन, मान लो ये कोई भी जीपी है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगी, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट की जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसके इक्वल होगी। ठीक है, थर्ड टर्म की थर्ड लास्ट टर्म के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसके इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इन ए जीपी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की जो भी मल्टीप्लाई आएगी वही आपकी क्या आएगी, सेकंड की और सेकंड लास्ट की। फर्स्ट की और लास्ट की करूंगा तो क्या आने वाला है, ए स्क्वायर आर रेज़ टू पावर एन माइनस वन, इसकी और सेकंड लास्ट क्या आएगी, ए इंटू आर रेज़ टू पावर एन माइनस टू आएगी ना, इससे पहले वाली। ठीक है, तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो भी किसके इक्वल आएगी, ए स्क्वायर आर रेज़ टू पावर वन यहाँ पर है, एन माइनस टू वहाँ पर है, दोनों पावर से अगर ऐड करूंगा तो एन माइनस वन, यानी कि आर रेज़ टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, अगर किन्हीं भी दो टर्म्स की प्रोडक्ट करूं जो कि क्या हो, बिगिनिंग से और एंड से इक्वी डिस्टेंस पे हो, जो फर्स्ट से मान लो ये थर्ड पे है तो लास्ट से जो थर्ड पे है उसकी और इसकी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। पहली की आखिरी की कर लो, दूसरी की सेकंड लास्ट की कर लो, थर्ड की और सेकंड लास्ट थर्ड की कर लो, फोर्थ की लास्ट फोर्थ की कर लो, तो आपकी वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहने वाली है, आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। एपी में क्या था, एपी में सम आपका कांस्टेंट रहता था, फर्स्ट का और लास्ट का सम, सेकंड का और सेकंड लास्ट का सम आपके पास क्या रहता था, हमेशा कांस्टेंट रहता था। ठीक है, फिक्स रहता था। जीपी में क्या है, आपकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने वाली। ठीक है, एक है आपके पास, अगर आपको दिया हुआ है कि कोई भी तीन नंबर ए बी और सी, अगर आपको दिया हुआ है कि ए और बी और सी ये जो तीन नंबर हैं ये आपके एपी में भी हैं और ये ही आपके यही तीन नंबर जीपी में भी हैं, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगी आपके पास, तीनों के तीनों इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। सिर्फ इसी कंडीशन के ऊपर ये तीनों नंबर्स एपी भी बनाएंगे और जीपी भी बनाएंगे, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती जिसके ऊपर कोई भी तीन नंबर आपकी एपी भी फॉर्म करें और जीपी भी फॉर्म करें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। Geometric mean of two numbers. Geometric mean of two numbers A and B is defined by अंडर रूट ए बी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी आपके पास क्या होने वाला है, अंडर रूट ए बी के इक्वल। ठीक है, और क्या देखेंगे हम कि जो ये ए है अंडर रूट ए बी है और जो आपका बी है ये आपका क्या बनाएंगे, एक जीपी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन को, ज्योमेट्रिक नंबर ए नंबर जी, ए नंबर G is said to be geometric mean of two numbers A and B if A, G, B
आर इन जीपी। ठीक है, कोई भी नंबर जी ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन कब कहलाएगा? जब आपके पास ए जी और बी किसके कैसी सीक्वेंस बनाए? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाए। ठीक है, ए जी और पी किसके अंदर हो? जीपी के अंदर हो, तो जी को क्या बोलूंगा मैं? ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन बोलूंगा। ठीक है, जी यहां पर किसके इक्वल होगा? जी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अभी हमने लास्ट किया था कि किसी भी जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होती है वो किसके इक्वल होगी? यानी कि इक्वी डिस्टेंस टर्म्स फ्रॉम किन्हीं भी दो टर्म्स का अगर मल्टीप्लाई करूं, अगर वो बिगिनिंग से और एंड से क्या हो? इक्वल पोजीशन पे हो, यानी कि पहली से मान लो सेकंड फर्स्ट की और लास्ट की प्रोडक्ट करूं, सेकंड की और सेकंड लास्ट की प्रोडक्ट करूं, थर्ड की और थर्ड लास्ट की प्रोडक्ट करूं, तो वो आपके पास क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। इस जीपी के अंदर कितनी टर्म है? 3 टर्म है, तो जो आपकी फर्स्ट की और लास्ट की प्रोडक्ट होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? जो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे है और जो लास्ट से सेकंड पोजीशन पे है, उन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल। फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे यानी कि बिगिनिंग से सेकंड पोजीशन पे कौन सी है? जी है, और लास्ट से सेकंड पोजीशन पे कौन सी है? वो भी जी है। तो जी की और जी की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होने वाली है? ए और बी की मल्टीप्लाई के इक्वल। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका नियम है। ठीक है, अभी पढ़ा था लास्ट में कि किन्हीं भी दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करूं जो बिगिनिंग और एंड से इक्वल पोजीशंस के ऊपर हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, यानी कि जो शुरू से भी उतनी ही डिस्टेंस पे है और पीछे से भी उतनी ही डिस्टेंस पे जो टर्म है, उन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या होने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये शुरू से पहले पे है, ये आखिर से पहले पे है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? जो शुरू से दूसरे पे है और जो लास्ट से दूसरी पोजीशन पे है। ठीक है, शुरू से दूसरी पोजीशन पे क्या है? जी है, लास्ट से दूसरी पोजीशन पे भी क्या है आपका? जी है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? जी इंटू जी किसके इक्वल होगा? ए इंटू बी के, यानी कि जी इंटू जी क्या होगा? जी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल। अब यहां से जी की अगर वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट ए बी के इक्वल। यही हमने क्या डिफाइन किया था? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज डिफाइंड बाई रूट ऑफ ए इंटू बी। दोनों की प्रोडक्ट का अगर रूट लूं तो वो आपका क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या बनाएंगे? जीपी। ठीक है, और दूसरी तरह से किस तरह डिफाइन किया कि कोई भी नंबर जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए जी एंड बी फॉर्म ए जीपी। ठीक है, तो जीपी वाली प्रॉपर्टी से मैंने क्या देखा? जी आपका किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ए बी के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से क्या कह सकता हूं कि नंबर जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये कैसी कंडीशन है? इफ एंड ओनली इफ। अगर ये नंबर्स जीपी बना रहे हैं तो जी इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, और अगर जी ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है तो ए जी बी डेफिनेटली आपकी जीपी ही बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपकी वाइस वर्सा होंगी। ठीक है, अगर जी ज्योमेट्रिक मीन है तो ये आपकी क्या बनेगी? जीपी। और ये अगर जीपी बन रही है तो जी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? आपका ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होती है। आपने हर जगह पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। वो क्यों होता है वो देखते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स हम क्या लेते हैं? अगर ए और बी आपके पास दो नंबर हैं तो अर्थमेटिक मीन किस तरह डिफाइन किया था कि ए एम अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी बाई टू के इक्वल। ठीक है, यानी कि इन दोनों की एवरेज लेते थे हम, दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाता है हमारे पास? आपका अर्थमेटिक मीन बन जाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या होता है? ए और बी का। अब यह भी क्या है? रूट ऑफ ए बी, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट का अगर रूट कर दूं तो वो आपके पास क्या बन जाता है? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब फर्स्ट में से अगर सेकंड को कटा दूं, यानी कि ए एम माइनस अगर जी एम कर दूं, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल आएगा? ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट ऑफ ए बी के इक्वल। ठीक है, एलसीएम ले लिया 2, ऊपर क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रूट ए माइनस रूट बी इसका होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर
ए प्लस में इसका स्क्वायर बी और माइनस में, बीच में माइनस का निशान है तो क्या आता है माइनस, किसके इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ये इंटू ये, इसको क्या लिख दिया रूट ए इंटू रूट बी, इसको इकट्ठा भी कर सकता हूँ कि रूट ऑफ ए बी, ठीक है, यानी कि रूट ए माइनस रूट बी, इसका अगर कंप्लीट स्क्वायर करूँ तो किसके इक्वल आएगा ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, ठीक है, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। और यही क्या है आपके पास ऊपर जो नोमिनेटर है वो क्या है ए प्लस बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी के इक्वल है, ठीक है, इसी के इक्वल है ना, तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, यानी कि वहां से क्या होगा दिस इंप्लाइज दैट, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया ये लिख दिया, यानी कि रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी रेज टू पावर 2 है और डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर लूं, किसी भी रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ए और बी क्या हैं दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ए और बी दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पर क्या होगा अर्थमेटिक मीन भी इन्हीं के इक्वल हो जाएगा। ए और बी इक्वल हैं तो यानी कि ये दोनों नंबर क्या हो गए ए और ए हो गए, ठीक है ना। और अर्थमेटिक मीन फिर क्या होगा ए प्लस ए डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल आएगा ए के इक्वल आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बी की जगह बी अगर ए ही रख दूं तो यानी कि ए स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी किसके इक्वल आएगा ए के इक्वल। यानी कि अगर दोनों नंबर आपके सेम हैं तो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के ही इक्वल होगा, ठीक है। अगर दोनों नंबर डिफरेंट हैं, ये आपका बी है, ये क्या है बी, ठीक है। ए और बी दोनों अगर डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा ये होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा आपके पास ये होगा। फिर आपका क्या होगा रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा आपके पास ग्रेटर देन 0, इक्वल वाला भी केस लें, यानी कि ए और बी अगर इक्वल वाला केस इसी के अंदर लूं तो इसे क्या लिख सकता हूं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नीचे वाला तो आपका पॉजिटिव नंबर है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इसके ऊपर। अगर एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई पॉजिटिव नंबर है तो क्या होने वाला है पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये नंबर आपका जो नीचे वाला 2 है वो कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। ये जो इक्वेशन है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है टोटली ए और बी के ऊपर, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर लूं तो आपका क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लूं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं यानी कि आयोटा का अगर स्क्वायर करूं तो आपके पास क्या आएगा -1 आएगा। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर स्क्वायर करूं तो वो आपका नेगेटिव आ सकता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं रियल नंबर्स की, ठीक है। तो रियल नंबर्स की अगर बात करूं तो किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का हम किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करूं तो वो हमेशा कैसा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यानी कि रूट ए माइनस रूट बी का अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि ये चीज क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन ये जो था रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये तो किसके इक्वल है ए एम माइनस जी एम के इक्वल है ना, यानी कि अर्थमेटिक मीन माइनस आपका माइनस ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है इस चीज के इक्वल है। और ये किसके ग्रेटर देन है 0 से बड़ा है, यानी कि ये चीज आपकी क्या है पॉजिटिव है। तो ये चीज भी पॉजिटिव होगी तभी तो इक्वल हो सकती है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये चीज नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो फिर भी दोनों चीजें इक्वल हो, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो अगर ये राइट साइड वाली चीज पॉजिटिव है तो ये भी आपके पास क्या होनी पड़ेगी पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास क्या आ गया ए एम माइनस जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अगर जी एम को उस साइड लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम हो जाएगा, ठीक है। यही आपके पास रिजल्ट है, ये आपने काफी बार पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 ये जो लिखा हुआ है ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी होगा ये, या फिर ये लिख दूं कि ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कहीं भी इस टाइप से आपके पास रिलेशन आए तो आपको क्या करना है ए प्लस बी क्या होगा आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स।
जिस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया था किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, उसी तरह से अब क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करेंगे। बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आपको n ऐसे नंबर्स एडजस्ट करने हैं कि जो आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस बन के आएगी वो क्या बन जाए, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, जब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स देखा तो उसके अंदर क्या था, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो नंबर जो ए बी और जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है वो तीनों नंबर मिलकर क्या बना देते हैं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देते हैं। ठीक है, तो वो तो एक नंबर था। अगर आपको n ऐसे नंबर निकालने हो जो आपको a और b के बीच में अगर उनको एडजस्ट करूं तो एडजस्ट होने के बाद जो भी सीक्वेंस आएगी वो अगर जीपी बन जाए, ठीक है, तो ऐसे n नंबर्स आपको निकालने हैं। वो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, मान लेता हूं कि G1, G2, G3 अप टू Gn, ये वो n नंबर्स हैं जिन्हें मैं क्या कह रहा हूं कि ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन a एंड b, सच दैट आपकी क्या बन जाए, a, G1, G2, G3, G4 अप टू Gn, b। ये जो सीक्वेंस है ये क्या बन जाए, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। ठीक है, ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये क्या बन जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। ठीक है, ये कैसे नंबर है, मान लिया कि ये वो नॉन जीरो नंबर्स हैं G1, G2, Gn, n नंबर्स, सच दैट इनको अगर इस तरह से अरेंज करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ये जो सीक्वेंस है ये क्या बनेगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर्स बताने हैं मुझे कि ये G1 क्या आएगा, G2 क्या आएगा, या फिर G3, G4, Gn क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये अगर जीपी बनेगी तो इसका कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो भी होगा। मान लेता हूं वो कॉमन रेशियो क्या है, r है। ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स तो ये G1 वाली होगी और दो टर्म ये, टोटल टर्म आपकी इस जीपी के अंदर कितनी होगी, n+2, n+2 टर्म्स हैं। ठीक है, कॉमन रेशियो में अगर मैं मान लूं कि r आपका क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, r क्या है, कॉमन रेशियो, तो आपकी जो b टर्म है वो कौन सी टर्म है, n+2h टर्म। तो n+2h टर्म का फार्मूला लगाता हूं जीपी का और r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, n+2h टर्म क्या होगी जीपी की, फर्स्ट टर्म जहां पर a है, फर्स्ट टर्म अगर a है तो n+2h टर्म क्या होती है, यानी कि an+2, an+2 क्या है, b है आपकी, तो यही लिख लेता हूं कि b कौन सी टर्म है, n+2h टर्म। ठीक है, a और r की फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूं इसे, a टाइम्स जोन सी भी टर्म उससे एक कम होती है r की पावर, r आपका क्या है, कॉमन रेशियो, r की पावर क्या हो जाएगी, n+1। ठीक है, तो यहां से अगर a को इधर लेकर आऊं तो r रेज़ टू पावर n+1, दिस इंप्लाइज दैट r रेज़ टू पावर n+1 किसके इक्वल होगा, b डिवाइड बाई a के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से क्या है, r की पावर n+1 b बाई a के इक्वल आ गया, तो दोनों साइड अगर 1/n+1 पावर ले दूं, ठीक है, इसकी पावर भी 1/n+1 कर दूं और जो राइट साइड में है उसकी पावर भी 1/n+1 कर दूं। ठीक है, क्या होगा, यहां से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि r की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, b डिवाइड बाई a, इसकी पावर 1/n+1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगी, r की वैल्यू। अब इन G1, G2, G3, G4 अप टू Gn इनको निकाल सकता हूं ना, क्या होगा मेरे पास, G1 क्या होने वाला है, अच्छा ये G की तरह लिख दिया, A है ये कोमा है, 1 नहीं है, ये भी कोमा है, ये भी कोमा है। ठीक है, तो G1 किसके इक्वल होगा, सेकंड टर्म है ना इस जीपी की, किसके इक्वल होगा, A टाइम्स R के इक्वल। सेकंड टर्म क्या होती है, AR, अगर ये जीपी है तो सेकंड टर्म क्या होगी, AR। R की वैल्यू क्या है, b बाई a रेज़ टू पावर 1/n+1, यानी कि a एज इट इज इंटू b बाई a रेज़ टू पावर 1/n+1। ठीक है, ये हो गया। G2 किसके इक्वल आएगा, a r स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यानी कि a इंटू b बाई a रेज़ टू पावर 1/n+1, ये तो क्या था r, और इसका स्क्वायर करूंगा तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/n+1। ठीक है, इसी तरह से अगर nth की वैल्यू निकालूं, Gn किसके इक्वल होगा, a r रेज़ टू पावर n के इक्वल, क्योंकि ये Gn क्या है, n+1 टर्म है। ठीक है, इसलिए कॉमन रेशियो की पावर कितनी आएगी, n। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, a टाइम्स b बाई a रेज़ टू पावर n/n+1, ये आने वाला है। ठीक है, तो G1, G2, G3 अप टू Gn सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, अगर आपको पता हो कि इनके बीच में कितने
आपको ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो आप आसानी से G1 G2 Gn सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको A और B की वैल्यू पता होनी चाहिए और कितने Gn इसके अंदर इंसर्ट करने हैं आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। आप सभी की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो यहाँ से ये आपका क्या बन जाएगी, एक GP बनेगी जिसकी ये जो टर्म अननोन थी G1 G2 G3 अप टू Gn, इन सभी को आपको A और B की हेल्प से आप निकाल सकते हो। तो ये जो क्या बनेगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस कैसी बनेगी, GP बनेगी, ठीक है। अगर G1 G2 G3 GP की वैल्यू ये लूँ तो ये आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी, GP बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास, अगर यहाँ पर दो टर्म्स की बात करूँ, अगर इस मान लो A और B आपकी दो टर्म्स हैं, इनके बीच में अगर आपको एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, G1 ही लेना है ना, फिर तो n की वैल्यू अगर 1 ही ले लूंगा तो मतलब क्या आएगा, G1 तक ही आएगा, एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो G1 की वैल्यू फिर क्या आएगी, इनकी तो निकालनी नहीं है, G1 की निकालनी है। G1 क्या आएगा, A टाइम्स R, ठीक है। R क्या है, B बाई A इसकी पावर 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। और n की वैल्यू मैंने क्या ली है, 1 ली है, क्योंकि एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, यानी कि n की वैल्यू अगर 1 लूँ तो क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस 1 यानी कि 1 बाई 2। ये क्या हो गया, a इंटू बी बाई ए की पावर 1 बाई 2, ठीक है। यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर नीचे आपकी क्या है, a की पावर 1 बाई 2 है। हाफ पावर से ऊपर वाली हाफ पावर कट जाएगी और ऊपर क्या बचेगी, हाफ पावर बचेगी, यानी कि आपके पास क्या बचेगा, a की पावर 1 बाई 2 इंटू बी की पावर 1 बाई 2, ये बचेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी का रूट, ठीक है। रूट का मतलब 1 बाई 2 पावर ही होता है ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, G1 की वैल्यू रूट ऑफ ए बी, ठीक है। जब हमने ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन किया तब भी आपके पास क्या आ रहा था, ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ ए बी। अब भी आपके पास क्या आ रहा है, अगर आपको एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो आपके पास क्या होगा, उसकी वैल्यू रूट ऑफ ए बी के इक्वल आएगी, ठीक है। इस फार्मूले से भी और ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन किया तो तब तो सीधा यही डिफाइन किया था कि किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो क्या होगा, आपके पास दोनों की मल्टीप्लाई का रूट कर देना है आपको, वही क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। एक आपके पास छोटा सा क्वेश्चन कह सकते हैं या रिजल्ट कह सकते हैं कि अगर आपको किन्हीं भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन भी दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन भी दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया कि वो दो नंबर्स क्या होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि कोई भी दो नंबर्स मान लेता हूं कि वो दो नंबर क्या हैं, ए और बी हैं, ठीक है। उनको आपको क्या दिया हुआ है, इनकी वैल्यू नहीं दी हुई ए और बी की, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, इसका ज्योमेट्रिक मीन दे दिया और अर्थमेटिक मीन दे दिया। दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या दे दी, मान लेता हूं कि ए दे दी, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को ए से डिनोट कर दिया, मान लिया आपको ए की वैल्यू दी हुई है, इन स्मॉल ए बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, यानी कि रूट ऑफ ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है, ये मान लेता हूं कि जी दी हुई है, ठीक है। ये क्या दी हुई है, जी दी हुई, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ए और बी की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो आपने जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवाया तो उसके अंदर बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कितने रूट हो सकते हैं, पॉसिबल 2 रूट, ठीक है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स का सम दिया हो और उनकी प्रोडक्ट दी हुई हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो अल्फा और बीटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस जो भी सम दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स और प्लस में आपके पास क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट दी हुई है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये आपकी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट क्या आएंगे आपके पास, अल्फा और बीटा आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, अगर 2 को उस साइड लेकर जाऊं तो यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। आपको a की वैल्यू दी हुई है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो वो किसकी वैल्यू बताएगी आपको, a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, आपको पता है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और उसका रूट कर दूं तो वो क्या आता है आपके पास, ज्योमेट्रिक मीन आता है। अगर दोनों साइड स्क्वायर करूं
तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू भी पता चल गई और ए इंटू बी की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए। तो एक तरह से अगर मैं इन्हें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट कंसीडर करूं ए और बी को, तो आपको सम ऑफ रूट्स भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दी हुई है, तो आप वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली तो क्या कर सकते हो, दोनों रूट्स भी निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो आता है ना, ठीक है। और अगर नहीं आता तो 4th चैप्टर करवाया हुआ है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, ए प्लस बी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ए और बी होंगे, वो क्या होगी आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 2a, यानी कि -2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एक्स, प्लस में आपके पास ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स आपके पास क्या आएंगे, ए और बी, और वो ए और बी क्या हैं, वही ए और बी हैं जिनकी आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और आपको ज्योमेट्रिक मीन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, किस तरह से वो बाकी इन दो प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।